हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। हमारा टॉपिक चल रहा था आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, जिसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 4 पिलर गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं। आपका पहला पिलर था भौतिक अवसंरचना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हम डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरा पिलर है सुशासन, गुड गवर्नेंस। उसके बाद आपका तीसरा पिलर है स्वास्थ्य एवं शिक्षा, हेल्थ एंड एजुकेशन। फिर उसके बाद चौथा पिलर है आपका अर्थव्यवस्था और रोजगार, आपकी इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुशासन के बारे में, गुड गवर्नेंस। इसके अलावा जब आप मध्य प्रदेश वाला पॉलिटी वाला सेक्शन देखेंगे, राज व्यवस्था वाला, वहां पे भी आपको एक ये टॉपिक मिलेगा सबसे लास्ट में, प्रीलिम्स वाले में, सुशासन, मध्य प्रदेश में सुशासन। तो वहां पे भी ये सारे पॉइंट आपके काम आएंगे। साथ ही साथ जब आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, मेंस में भी आपको सुशासन वाला पॉइंट मिलेगा। पेपर 3, पेपर 4, पेपर 6, तीनों पेपर्स के लिए आपका ये पॉइंट बहुत जरूरी है। इसमें ऐसे आपको बहुत सारे सुझाव मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो अपने आंसर्स में आप यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके पूरे पेपर की दृष्टि से। ठीक है, अगर आपको मैं बेसिक से ही समझाऊंगी, सारी चीजें आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाता है, तो आप वो सारी चीजें अपने प्रीलिम्स में, मेंस में, आपके एस्से राइटिंग में, इंटरव्यू में, सब में यूज कर सकते हैं। तो बहुत आराम से अच्छे से बैठकर ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको एक रफ कॉपी अपने पास रखनी है जिसमें आप मेन चीजें लिखेंगे। पीडीएफ होने के साथ साथ आपको मेन चीजें लिखती भी जानी है, जिससे आपको क्या हो, वो प्रैक्टिस हो, आप देखें कि हाँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, आपका दिमाग थोड़ा चले वीडियो के साथ साथ। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको एक छोटी सी ऐसी डायरी रखनी है। ऐसी डायरी में आप जो पॉइंट्स मिलेंगे बहुत छोटे छोटे, मैं बताऊंगी कौन से पॉइंट्स की मैं बात कर रही हूँ, वो सारे पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं। और ये ऐसा आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए करना है। मैं अभी बताऊंगी इस सुशासन वाले पॉइंट में। उसके अलावा कोई भी अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको कुछ ऐसे शब्द मिल रहे हैं, कुछ ऐसा फ्रेज मिल रहा है, वाक्य मिल रहा है जो आपको लग रहा है कि ये मैं सीधा का सीधा यूज कर सकती हूँ किसमें, आंसर राइटिंग में, तो आप उसको ऐसी छोटी सी डायरी बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम ही हमने पढ़ा था, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था क्या क्या। जैसे एक था आपका रैम्स, ये फुल फॉर्म जो था आपका, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, आप इसको याद करिएगा कि मैंने क्या बताया था। रैम्स था, इसके अलावा स्काडा था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मैंने छोटे छोटे पॉइंट बताए हैं जो आप अपनी आंसर राइटिंग में यूज करेंगे तो आपका आंसर जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन उसका बहुत अच्छा हो जाएगा। और सीधी बात है, ये आपके आंसर्स को इनहेंस करने में बहुत मदद करेगा। इस आज का जो हमारा पॉइंट है वो है आपका सुशासन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सुशासन। सबसे पहले तो इसी का मतलब जानते हैं कि सुशासन मतलब क्या। सु मतलब अच्छा शासन, तो सुशासन अच्छा शासन। अगर हम बात करें भाई अच्छा शासन क्या होता है, अच्छा शासन आपका गुड गवर्नेंस, ये आपका जो होगा इंग्लिश में क्या होगा, आपका गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस। अब अच्छा शासन या गुड गवर्नेंस होता क्या है, तो आपकी गवर्नमेंट जो भी चीजें दे रही है आप नागरिकों के लिए, उसमें कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए। सबसे पहले तो होनी चाहिए पारदर्शिता। पारदर्शिता, अगर ट्रांसपेरेंसी होगी, अगर ट्रांसपेरेंसी होगी तो क्या होगा, अच्छा शासन होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या होनी चाहिए, जवाबदेही। जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, आपके आसपास जितने भी लोग हैं और आप खुद सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी की भावना होनी चाहिए कि ये आपकी जवाबदेही है लोगों के प्रति, नागरिकों के प्रति। ठीक है, उसके अलावा क्या होना चाहिए, आपका समावेशिता, इंक्लूसिव होना चाहिए। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब आपके, मतलब जितने भी इलाके में, आपके जिले में जितने भी लोग हैं और आप जितनी भी गवर्नमेंट योजनाएं पहुंचा रही है, वो हर एक लास्ट भी खड़े आदमी को प्राप्त हो, है ना। लास्ट लाइन में अगर वो लास्ट में भी खड़ा है उसको भी प्राप्त हो, मतलब हर एक व्यक्ति तक वो पहुंचे। तो समावेशिता भी होनी चाहिए, समावेशिता। ठीक है, इंक्लूसिव भी होना चाहिए। उसके अलावा क्या होना चाहिए, उसके अलावा भागीदारी होनी चाहिए। भागीदारी
भागीदारी किसकी? लोगों की भागीदारी। तो यहाँ पे पीपल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पीपल्स पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन, ठीक है, ये भी होना चाहिए। अब गवर्नमेंट कोई भी काम कर रही है उसमें जब लोगों की भागीदारी रहेगी, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे हमें क्या बनाना है, रोड बनानी है, तो हम लोगों की भागीदारी भी करवा रहे हैं कि भाई यहाँ से रोड सही है कि नहीं, आपको कितना क्या चाहिए है। किसी भी चीज में आप सोच लीजिए, अगर लोगों की भागीदारी रहेगी तो वो काम कितना अच्छा होगा, अच्छा होगा मतलब आपका शासन अच्छा होगा, तो हम गुड गवर्नेंस की बात करेंगे। इसके अलावा क्या होना चाहिए, ठीक है, कानून का शासन, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई कुछ भी आके हमें बता रहा है, कानून का शासन होना चाहिए, है ना, हमारे ऊपर, मतलब ये जो दबाव नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स का और किसी सारी चीजों का। तो ये कानून का शासन होगा अगर, तो अच्छा शासन कहलाएगा, ठीक है। तो पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, आपका समावेशिता हो गया, कानून का शासन हो गया, ये सारे पॉइंट जो है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का यूज, अगर आपकी गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी यूज करती है, तकनीकी का यूज करती है, टेक्नोलॉजी, तो क्या होता है, आपका शासन अच्छा होगा, वो बहुत अच्छे तरीके से योजनाओं को हर एक व्यक्ति तक पहुंचा पाएगी, तो आपका अच्छा शासन होगा। तो हर एक चीज आप रिलेट करेंगे कि किससे रिलेटेड है, आपके अच्छे शासन से, सुशासन से रिलेटेड है। और यही सारे पॉइंट फिर आपको पढ़ने हैं किसमें, आपके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में, सुशासन वाले पॉइंट में। अब मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें ये सारी चीजें तो चाहिए ही है। गवर्नमेंट जो भी योजनाएं दे रही है तो हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, नागरिकों को उसका लाभ मिले, नागरिकों की भागीदारी अच्छी खासी हो गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज करे ज्यादा से ज्यादा, तब तो कहीं जाके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, मतलब ये बस नहीं कि मध्य प्रदेश में बहुत सारा पैसा है, वहां के नागरिक जो है वो सशक्त बने, नागरिकों को अपने अधिकार मिले, वो सारी चीजें, मतलब वो खुद आत्मनिर्भर बने। हम नागरिकों को भी तो आत्मनिर्भर बना रहे हैं, इसीलिए ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और आपका दूसरा जो पिलर है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का, वो है सुशासन, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला है। मैंने आपको बोला ना कि आपको अब ये डायरी लेनी है, अब इस डायरी में मैं बताती हूँ आपको लिखना क्या है। लास्ट टाइम हमने बताया था, पढ़ा था हमने भौतिक अवसंरचना के बारे में। तो भौतिक अवसंरचना में हमारे कौन कौन से मिशन चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने नाम दिया है। तो जब हम बात करेंगे भौतिक अवसंरचना की, भौतिक अवसंरचना, ठीक है, उसमें आपका आएगा एक मिशन अर्थ, और आप ऐसे ही हिंदी में देवनागरी में भी लिख लेंगे मिशन अर्थ, ठीक है, मिशन अर्थ। तो ऐसे आप करके अर्थ बना लीजिएगा, मिशन अर्थ। तो वो आपका किसमें हो गया, पर्यावरण वाला जो सेक्शन था उसमें हो गया। अच्छा, ये अगर आपको चीजें नहीं दिखे तो आप थोड़ा सा क्या करिएगा, अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा वीडियो का, तो सारी चीजें दिखने लग जाएंगी, ठीक है। कम क्वालिटी में देखेंगे तो शायद शब्द नहीं दिखे अच्छे से, क्योंकि ये बहुत लाइट पेज है। तो मिशन अर्थ हो गया। उसके अलावा आपको एक क्या मिलेगा, मैंने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बताया, भौतिक अवसंरचना, उसका एक मिशन और है जो मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया था। एक आपका मिशन चल रहा है मिशन नगरोदय, नगरोदय, नगर का उदय, नगरोदय हो गया, नगर का उदय। इसके अलावा एक आपका मिशन चल रहा है मिशन ग्रामोदय, ग्रामोदय, ग्रामों का उदय। तो ये आपका मिशन अर्थ, मिशन नगरोदय, मिशन ग्रामोदय, और मिशन एक आपका है मिशन ये वाला आप बाद में देखिएगा। ये 3 मिशन जो हैं आपके भौतिक अवसंरचना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। तो आप उसमें अपने इस वाले पॉइंट में, मतलब डायरी में बिल्कुल ये चीजें लिख लीजिएगा कि कहीं भी अगर लिखने को आता है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए हम क्या कर रहे हैं, या मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो हम किस पे काम कर रहे हैं, मिशन अर्थ पे काम कर रहे हैं। पर्यावरण वाले सेक्शन में भी आप ये पॉइंट यूज कर सकते हैं, मिशन अर्थ, मिशन नगरोदय, मिशन ग्रामोदय, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुशासन। तो सुशासन के लिए आज का जो पॉइंट है उसमें लिखेगा कि हम सुशासन के लिए क्या कर रहे हैं, सुशासन, सुशासन के लिए हमारा मिशन क्या है, तो हमारा मिशन है मिशन दक्ष, ठीक है। तो हमारा मिशन है मिशन दक्ष, जिसमें हम पब्लिक सर्विस जो डिलीवरी है, जो हमारा हम सेवाएं जो प्रदान कर रहे हैं, उसके अलावा ई गवर्नेंस पे हम ध्यान दे रहे हैं। सुशासन में ई गवर्नेंस, जैसे हमने बोला, टेक्नोलॉजी यूज करना, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का यूज करना, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, ये सारी चीजों पे हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सुशासन के मेन पॉइंट। अब चलते हैं हम डिटेलिंग में कि भाई आत्मनिर्भर बनने के लिए मध्य प्रदेश ने क्या टारगेट लिए हैं, क्या टारगेट सेट किए हैं और कैसे कैसे वो अचीव कर रही है। आपको पता है कि 3 सालों का क्या रखा गया है, रोड मैप तैयार किया गया है।
3 सालों के रोड मैप में सबसे पहला जो आपका पॉइंट है सुशासन का, उसमें देखिए क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, सुशासन को उप समूहों में विभाजित किया गया है। पहला उप समूह है लोक सेवाओं का प्रदाय। लोक सेवाओं मतलब आपकी जो पब्लिक के लिए हम सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं उससे रिलेटेड। ई गवर्नेंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है गवर्नमेंट यूज करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिससे फायदा पहुंचे। उसके अलावा पारदर्शिता, जवाबदेही, सार्वजनिक भागीदारी, सरकारी खरीद। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, आपका जो पब्लिक सेक्टर है उसकी भागीदारी, पार्टिसिपेशन हो पीपल्स का। सरकारी खरीद मतलब जो भी खरीद कर रही है आपका सरकारी जो भी खरीदा जा रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। ठीक है, फिर विनियमों का अद्यतन और सरलीकरण। यहाँ पे जो भी आपके पुराने नियम हैं, जो भी पुराने रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको हम मॉडर्नाइज करें, उनको इजी बनाएं, सरलीकरण करें, है ना, उनको सिंपल करें। चौथा हो गया शिकायत निवारण और मानव संसाधन प्रबंधन। यहाँ पे हमें शिकायत निवारण भी करना है। अगर हमें गवर्नमेंट से कोई इशू है, किसी योजना के अंतर्गत कोई इशू है, तो शिकायत निवारण का भी एक पॉइंट होना चाहिए। कहीं हमारा ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि हम जाके वहां पे अपनी शिकायत दर्ज कर सकें। ठीक है, तो इसलिए ये शिकायत निवारण, मानव संसाधन प्रबंधन की बात भी की है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की गई है। सारे के सारे पॉइंट आपके ये उप समूहों में बांटा गया है। किसको? सुशासन वाले पॉइंट को, कि हमने सुशासन में जवाबदेही भी करनी है, हमें ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी का भी यूज करना है, हमें लोक सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रदान करना है, हमें जो नियम है उनको इजी बनाना है, उसके अलावा शिकायत निवारण के लिए भी काम करना है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके अब और डिटेल पॉइंट की। ये आपको बेसिक समझ में आया कि हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आता है 3 वर्षों का जो हमने रोड मैप तैयार किया है, तो उसमें सबसे पहला क्या किया है, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको पता नहीं है। बस आपको क्या करना है, रिलेट करते जाना है। जैसे ही मैं बताऊं आपको रिलेट करना है कि हाँ ये कर सकते हैं। जैसे आप अभी डिप्टी कलेक्टर हैं, आपको क्या करना है, अच्छा शासन करना है, आपको क्या करना है, सुशासन बनाना है। तो आप क्या क्या करेंगे, आप गवर्नमेंट की जो साइट्स हैं, गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, लोगों तक पहुंच कैसे बढ़ा सकते हैं, लोगों से फीडबैक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मतलब सारी चीजें आप सोचते हुए चलेंगे तो इसमें आपको जितने भी पॉइंट मिलेंगे वो सब आपको ऑलरेडी पता है। मतलब ऐसा है कि आपको पता है, बस आपको क्या करना है, उन पे थोड़ा सा सोचना है। जैसे ही आप सोचेंगे आप बहुत अच्छे से अपनी आंसर राइटिंग भी कर पाएंगे, आप ऐसे राइटिंग भी कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका नागरिकों की सुविधाओं के लिए एकल डेटाबेस। अब देखिए हम किसी भी चीज का डेटाबेस क्यों तैयार करते हैं, ये समझने वाली बात है। डेटाबेस मतलब हर एक चीज का डेटा होना चाहिए। आपको पता है कि बहुत सारी एप्लीकेशन गवर्नमेंट बना सकती है जहां पे टारगेट किया जा सके लोगों को एक पर्टिकुलर चीज के लिए। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ कि हमें कोई भी योजना लागू करनी है महिला प्लस बच्चों के लिए, जो आपके बच्चे हैं, महिलाओं एवं बच्चों के लिए हमें कोई क्या करनी है, योजना लागू करनी है। ठीक है, योजना। अब आपके पास अगर डेटा है, ये योजना किससे रिलेटेड है, मान लीजिए स्वास्थ्य से रिलेटेड है ना, ये हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। मान लीजिए स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई योजना है महिलाओं और बच्चों के लिए। अगर आपके पास डेटा है, डेटा किस चीज का, जैसे कि महिलाएं कितनी है, महिलाएं कितनी है, ठीक है, उसमें से जो आपकी गर्भवती महिलाएं हैं वो कितनी है, गर्भवती। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपके बच्चे हैं वो उनका जब डिलीवरी होती है तो हॉस्पिटल में होती है या घर पे होती है, तो जो बोलते हैं ना कि आपका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए, वो होती है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे डिलीवरी की बात करते हैं, डिलीवरी। फिर यहाँ पे जो आपका मातृ मृत्यु दर है, जो आपका मोर्टेलिटी रेट है, मदर मोर्टेलिटी रेट, वो कितना है, तो मदर मोर्टेलिटी रेट कितना है। फिर इधर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कितना है, शिशु मृत्यु दर कितना है। इसके अलावा कुपोषण कितना है, कुपोषण कितना है, महिलाओं को रक्त की कमी जो आपको एनीमिया है, रक्त की कमी, कितनी महिलाओं को रक्त की कमी है, कितने बच्चों में आपका कुपोषण है, प्रोटीन की कमी है। अगर ये सारा डाटा है आपके पास, पूरा का पूरा डेटाबेस है, तो सोचिए जब गवर्नमेंट बनाएगी कोई भी आपका योजना, जैसे आपको पता है मध्य प्रदेश में कुपोषण बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट जब योजना बनाएगी तो इन सारी चीजों का कितने अच्छे तरीके से यूज कर सकती है।
और उसके अलावा कोई प्राइवेट सेक्टर भी अगर इस फील्ड में काम करना चाहता है, कोई एनजीओ इस फील्ड में काम करना चाहता है, तो उसके पास भी डेटा रहेगा कि उसको कैसे काम करना है, उसको अपने जो पूरा का पूरा रोड मैप है, अपने प्लान्स हैं, वो कैसे बनाने हैं। अगर आपके पास सिर्फ डेटा रहता है तो ठीक है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं कि नागरिकों की सुविधाओं के लिए एकल डेटाबेस, एक ही जगह पे सारा का सारा डेटा अवेलेबल हो, जिसको जैसे यूज करना है वो कर ले, प्राइवेट सेक्टर वाला कर ले, एनजीओ वाला कर ले, जिसको जैसे भी यूज करना है वो आपका एकल डेटाबेस जो है वो यूज कर सकता है। ठीक है, फिर आती है बात नागरिकों की सुविधाओं के लिए एकल कनेक्टेड डेटाबेस। नागरिकों को सेवा प्रदान करने के लिए सभी डेटाबेस एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। यहाँ पे एक चीज क्या आती है, समय सीमा तो आपको याद करनी नहीं है, बात आती है कि हमने दायित्व किसको दे रखा है, किस विभाग को दे रखा है। तो ये याद रखिएगा कि हर एक विभाग जो है उसमें भी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कनेक्टेड डेटाबेस की। कनेक्टेड डेटाबेस मतलब आपकी जो साइट्स हैं अलग अलग, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो। जब हम साइट्स कनेक्ट करने की बात करते हैं तब हमें कौन सा विभाग चाहिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक है, साइंस एंड टेक आपका जो डिपार्टमेंट है वो चाहिए हमें। तो जितनी भी अगर आपकी चीजें आ रही हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो आपका यही विभाग आएगा। तो विभाग में भी दिमाग नहीं लगाना कि कौन सा विभाग आपका इंप्लीमेंट करवाएगा, लागू कौन करवाएगा, जो भी अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसमें थोड़ी भी चीज आ गई तो सीधी बात है आपका साइंस एंड टेक वाला ही है डिपार्टमेंट जो ये काम कर सकता है। और कौन करेगा, डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट के लिए भी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर बात करते हैं, यहां पे आपका पूरा हो गया, बस वो डेटाबेस से रिलेटेड है और ज्यादा नहीं करना है, आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं, मानक संचालन प्रक्रिया, एसओपी करना है, तकनीकी संरचना तैयार करना है, ये सारी चीजें हो गई। फिर दूसरा आपका पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट है सेवा प्रदाय के लिए एकल पोर्टल। सबसे पहले तो आप डेटाबेस बनाइए, हर सेक्टर का जो भी अपना डेटाबेस है उसको कनेक्ट करिए, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि भाई एक ही पोर्टल बनाइए आप। पोर्टल जो है, वेब पोर्टल जो होते हैं वो एक ही बनाइए। जैसे मान लीजिए माई गवर्नमेंट है, माई एमपी गवर्नमेंट, उसमें आपको हर एक चीज मिल जाएगी। ऐसे ही बात की गई है कि सारे सेवा वितरण प्रणाली, आपको जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है आप एक ही बनाइए पोर्टल, और उस पोर्टल में क्या करिए, आप सारे जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग योजनाएं हैं, सारी कनेक्ट कर दीजिए। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की। डिपार्टमेंट कौन सा होगा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। यहाँ पे हमने बात की कि भैया पहले डेटाबेस पूरा कनेक्ट कर दो, डेटाबेस इकट्ठा कर लो। उसके बाद हमने बात की कि आप क्या करो, एकल पोर्टल बना लो कि सारी चीजों के लिए अलग अलग नहीं जानना पड़े कि हम इस पोर्टल में देख रहे हैं ये, इस पोर्टल में ये देख रहे हैं। एकल पोर्टल बनाओ आप, ठीक है, उसमें आपको सारी की सारी सुविधाएं मिल जाए। विभागों से समन्वय कर नागरिक संबंधी सेवा प्रदाय की जानकारी की सूची बनाना। आप क्या करो, हर एक डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट कर लो और फिर एक पूरी सूची बना लो, पूरी एक लिस्ट बना लो कि ये सेवाएं हैं जो गवर्नमेंट की अलग अलग डिपार्टमेंट आपको दे रही है, और ये जरूरी है, तभी तो आपका सुशासन होगा, तभी तो अच्छा गवर्नेंस होगा, है ना। तो गुड गवर्नेंस की बात करें तो ये तो करना ही पड़ेगा। फिर विभिन्न एप्लीकेशन पर माइग्रेट करने के आदेश जारी करना। मतलब सीधी बात है कि आपको अगर एक साइड से दूसरी साइड जाना हुआ तो यहाँ पे माइग्रेट करने के लिए भी बहुत आसानी होनी चाहिए। तो ये आपकी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको क्या करना है, ये अवॉइड करना है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट आता है जो कि आपको क्या करना है, यहाँ पे गवर्नेंस की बात आती है कि हम बहुत अच्छे सार्वजनिक सेवा के लिए हमें क्या करना है, एम गवर्नेंस का उपयोग। यहाँ पे ये आप जो पॉइंट है ये लिखेंगे किसमें, अपनी छोटी वाली डायरी में, इंटेलिजेंट चैट बॉट। ठीक है, ये हो गया आपका, ऐसे लिख सकते हैं आप, इंटेलिजेंट चैट बॉट। ये क्या है, आपका रोबोट टाइप का है। चैट बॉट मतलब जो चैट वगैरह करता है, बॉट मतलब आपका रोबोट। तो ये इंटेलिजेंट चैट बॉट है, इसके माध्यम से सेवा प्रदाय हेतु निर्णय लेने की प्रणाली विकसित करना। आपका एक चैट बॉट जो है वो हम विकसित कर देंगे। अभी चैट बॉट वगैरह आपको समझ ही आ रहा है, हम रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। डिपार्टमेंट कौन सा होगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग।
तो यहाँ पे हम याद रखिएगा, जैसे आपका है ना कि रेलवे में हमने एक चैट बॉट बैठा रखा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उससे पूछ सकते हैं, वो आपके क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करेगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी बताया गया है कि सार्वजनिक सेवा के लिए, अब ऐसा तो है नहीं कि आपको मतलब एक व्यक्ति बैठाएं या बहुत सारे व्यक्ति बैठाने पड़े आपको, तब वो हर एक की क्या करे, समस्याएं सुने और उसको बताए। इससे बेटर आप रोबोट का भी यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करिए सुशासन लाने के लिए। तो यहाँ पे बात की गई है इंटेलिजेंट चैटबॉट की, ठीक है, कि आप चैटबॉट यूज करिए, उससे ज्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर हमें देखना है ऐसे कौन कौन से पोर्टल हैं, विभागों के समन्वय करके, डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके ऐसे पोर्टल जहां चैटबॉट विकसित किए जा सकते हैं, उनकी सूची तैयार करना, कि जिस जिस पोर्टल में आप चैटबॉट तैयार कर सकते हो उसमें कर दो। भाई पढ़ने से बेटर है ना कि कोई भी आदमी मान लीजिए बहुत पढ़ा लिखा नहीं हो, लेकिन वो उसको ये हो कि यहाँ पे मैं टच करूंगा तो वो बोल के मुझे बता देगा, तो वहां पे पोर्टल में आप ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। फिर ये आपका चैटबॉट से संबंधित हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन है आपकी कि सीएम हेल्पलाइन से सीएम सिटीजन केयर @MP। अब आपको क्या करना है, सुविधाएं हमें प्रदान करनी है। तो एक तो सुविधाएं हमने प्रदान कर दी कि आपका डेटाबेस बिल्कुल इकट्ठा कर दिया हर एक डिपार्टमेंट का, है ना, इंटीग्रेट कर दिया। दूसरा हमने क्या किया, हमने पोर्टल बना दिया जिसमें सारी की सारी योजनाएं आपको एक जगह मिल जाएंगी। तीसरा हमने ये किया कि आपको अगर मतलब ऐसा लगता है कि चैटबॉट का यूज किया जा सकता है किसी पोर्टल में, तो हमने इंटेलिजेंट चैटबॉट बना दिए पोर्टल में, जिससे लोग क्या करें, उससे अपनी सुविधा अनुसार उसको यूज कर ले। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक हेल्पलाइन भी बनाई है, सीएम हेल्पलाइन, सीएम सिटीजन केयर @MP। इसके माध्यम से क्या होगा, आपको पता है सीएम हेल्पलाइन एक नंबर है जिसमें आप कॉल करेंगे तो आपका क्या होगा, जिस भी डिपार्टमेंट, मतलब ऐसा नहीं कि आप एक ही डिपार्टमेंट के लिए वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हेल्प चाहिए, आप उसी एक नंबर पे फोन लगा के अपने लिए हेल्प ले सकते हैं। तो सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिकों तक पहुंच को बढ़ाना, कि भाई फोन तो आजकल सबके पास है, कोई भी दिक्कत है तो आप कम से कम एक छोटा सा नंबर ही डायल करके बता दो कि आपको ये चीजें चाहिए है, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड हो गया, आपका सुशासन से रिलेटेड। अब ये सारी चीजें जो हैं आपके क्वेश्चन फॉर्म में, स्टेटमेंट में पूछी जा सकती हैं, और आपकी सिंपल चीजें हैं। अगर आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट पता है सुशासन का, आपको पता है कि गवर्नमेंट को ये करना है इसके अंतर्गत, तो आप आराम से उसमें क्या करेंगे, एक आंसर आराम से पकड़ पाएंगे, चूज कर पाएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं आउटपुट। तो यहाँ पे इतना है नहीं, टेक्निकल स्ट्रक्चर वगैरह तैयार करना, लोक सेवा पोर्टल से जोड़ना, ये आपके लोक सेवा पोर्टल से जोड़ने की बात कर रहे हैं हम, किसको, आपके मध्य प्रदेश सीएम पोर्टल को, ठीक है। फिर सेवा प्रदाय हेतु आवश्यक दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन, मतलब आपके जो भी दस्तावेज वगैरह हैं, लोक सेवाओं के प्रदाय हेतु आवश्यक दस्तावेजों का हमें डिजिटल सत्यापन करना है। अब देखिए ये जो है, ये भी आपका डिजिटल सत्यापन की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी आ जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी हैं उनको उपलब्धता के आधार पर वर्गीकृत करना। तो यहाँ पे आपको बस इतना समझना है कि हम बात किसकी कर रहे थे, सीएम हेल्पलाइन की, और उसके हिसाब से आप ये छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आप आराम से समझ लेंगे, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर सेवाओं के भुगतान के लिए विभिन्न भुगतान प्रणालियों का विकल्प, जैसे आपको भी पता है कि कोई सेवा अगर आपको लेनी है गवर्नमेंट से तो कुछ उसके चार्जेस होते हैं, तो उसमें यह बताया गया कि भाई चार्जेस देने के लिए, भुगतान के लिए अलग अलग विकल्प रखिए। आपको शायद याद होगा, अगर आपने पहले कभी किसी चीज का भुगतान किया होगा तो ये ऐसा रहता था कि पर्टिकुलर एक ही बैंक जो है उसी में कर सकते हैं, तो आपको दूर दूर से उसी बैंक में जाना रहता था। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इतने ज्यादा होते नहीं थे, एक्सेप्ट नहीं किए जाते थे, तो आपको ऑफलाइन उस बैंक में जाके करना पड़ता था सारी चीजें। तो इसको आसान बनाने के लिए क्या है, ये आपका सुशासन तो माना नहीं जाएगा, गुड गवर्नेंस तो माना नहीं जाएगा। गुड गवर्नेंस कब होगा, जब आप घर पे बैठे बैठे किसी भी माध्यम से, आपके पास फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, जो भी आपके पास है, आप उससे क्या कर पाए, भुगतान कर पाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये ध्यान दी जाती हैं किसमें, सुशासन में, गुड गवर्नेंस में, नागरिकों को कैसे हम ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर पाए बहुत आसानी से। फिर आता है जब हम बात करते हैं सेवाएं प्रदान करने की, तो सुशासन आपका तब भी कहलाएगा जब हम राज्य में कनेक्टिविटी के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ीकरण और आईटी कौशल का विकास। अब आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे ग्रामीण और दूरस्थ अंचल हैं जहां पे आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, अब वहां पे है ही नहीं वाईफाई,
आप ये सब बात कर रहे हो कि हम पोर्टल कनेक्ट कर देंगे, हम बहुत सारे जो आपके अलग अलग डेटाबेस है उनको कनेक्ट कर देंगे, लेकिन बहुत सारे गांव में तो है ही नहीं वाईफाई, बहुत सारे गांव में तो नेटवर्क ही नहीं है, तो क्या करेंगे? तो आपका फिर ये भी पॉइंट आता है कि आप सबसे पहले तो वहां कनेक्टिविटी पहुंचाओ, वहां तक आप जो बेसिक सुविधाएं हैं वो सब पहुंचाओ। तो ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों तक आईटी कनेक्टिविटी के बुनियादी ढांचे को पहुंचाना किसका काम है? ये अगर मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर वाले नहीं जा रहे, जियो को नहीं लग रहा कि उस गांव में फायदा होगा, तो फिर ये काम कौन करेगा? ये काम है फिर गवर्नमेंट का, कि भाई गवर्नमेंट खुद से करवाए आपका, है ना, कनेक्टिविटी वहां तक पहुंचाए। तो ये भी किसमें है? आपका सुशासन के अंतर्गत आएगा। फिर है अंचल ग्रामों की सूची तैयार करना। अच्छा, यहाँ पे क्या है? ये आउटकम है, ये आउटपुट है, हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप सारे अंचलों की सूची तैयार करिए। अब देखिए ये सब बहुत डिटेल में सारी चीजें हैं कि अगर आपको कोई भी चीज स्टार्ट करनी है, मान लीजिए हम बात करें कि गांव में आपको कनेक्टिविटी पहुंचानी है, किसकी? जियो की, या किसी भी नेटवर्क की कनेक्टिविटी पहुंचानी है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप लिस्ट बनाएंगे कौन कौन से गांव में कनेक्टिविटी नहीं है बिल्कुल भी। फिर उसके बाद क्या करेंगे? आप आईटी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएंगे, डेटा स्थानांतरण की गति के आकलन के लिए डेटा स्पीड ऑडिट, ये सारी चीजें करेंगे। तो हर एक चीज बहुत बेसिक है, बस आपको क्या करना है? थोड़ा सोचना है कि हाँ ऐसा तो करना ही पड़ेगा, है ना, बस। फिर उसके बाद देखिए, शासकीय कर्मियों को आईटी के उपयोग हेतु दक्ष बनाना। अब सीधी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, दक्ष बनाने की बात उसमें भी आएगी, जो दूरस्थ इलाके हैं जहां हमें सेवा प्रदान करनी है, जरूरी नहीं है वहां कोई भी नागरिक क्या हो, उसको यूज करना आता हो डेटा के बारे में, या फिर वो इंटरनेट यूज करता हो, तो हमें कौशल भी देना पड़ेगा। तो कौशल देने का काम भी गवर्नमेंट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, अगर हम सुशासन की बात करते हैं तो हम बात करेंगे कि जो आपके शासकीय कर्मी हैं, जो आपके जो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, उनको किसमें आदत थी? रजिस्टर में लिखने की आदत थी। आपको अब उनको कंप्यूटर देना है, आपको हर एक चीज अब पोर्टल वाइज आ गई है, पोर्टल में अपडेट करना है। तो हर एक आपका जो शासकीय कर्मी होगा, जो आपका अधिकारी होगा, चाहे आपका कर्मचारी हो, उसको आईटी के उपयोग हेतु दक्ष बनाना पड़ेगा। दक्ष बनाना पड़ेगा ना, उसको भी थोड़ा प्रशिक्षण देना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल यूज ही नहीं कर पाते कंप्यूटर, तो आपको उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो फिर आता है कि आईटी के उपयोग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रशिक्षण देना पड़ेगा। इसका विभाग जो होगा वो होगा सामान्य प्रशासन विभाग। अभी आईटी वाला प्रशिक्षण जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अपने विभाग को देगा, है ना। पहले तो लिस्ट बनाएगा, देखिए इसमें भी बड़े अच्छे से बताया गया है कि कर्मचारियों की पहले तो सूची बनाइए कि किस किस को हमें प्रशिक्षण देना है। फिर क्या किया जाएगा? आईटी दक्षता के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। और जब हम प्रशिक्षण प्रदान करेंगे तो अपने अपने विभाग वाले, सामान्य प्रशासन विभाग वाला प्रशिक्षण प्रदान करेगा, ठीक है। फिर आता है, अभी तो हम अधिकारियों की बात कर रहे थे कि आईटी में थोड़ा दक्ष हो, लेकिन जब हम बात करेंगे अधिकारियों की, जो आपके अधिकारी है, जैसे मान लीजिए आप डिप्टी कलेक्टर हैं, जो कलेक्टर है, उनके लिए क्या होना चाहिए? वो कैसे सुशासन में अपना योगदान देंगे? तो उनके लिए होना चाहिए कि जो नवीन तकनीकी है और जो तथ्य है उनके साथ वो अपडेट रहे, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, आपका जो ये बिग डेटा हो गया, ये सारी चीजें जो हैं, तो आपके जो अधिकारी हैं वो इन चीजों से अवगत रहे, उनको क्या हो, इन चीजों के बारे में पता हो, तभी तो वो यूज कर पाएंगे ना, तभी तो वो अपने सबऑर्डिनेट को बता पाएंगे कि हम ये चीज यहाँ पे लागू करवा सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो इसको आप देखिए, लोक सेवा प्रबंधन विभाग जो आपके अधिकारी के लिए है, वो आपका लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। फिर आता है नवीन तकनीक, तथ्य और बेस्ट प्रैक्टिसेस की सूची बनाना, जो हम प्रदेश में लागू कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना? प्रशिक्षण देना। और प्रशिक्षण देखिए हम कहाँ देंगे? आपके नरोन्ना अकेडमी में देंगे, क्योंकि ऑफिसर्स को, अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो हम कहाँ देंगे? नरोन्ना में देंगे। इसके बाद अगर बात आती है नवीन तकनीक और बेस्ट प्रैक्टिसेस की सूची बनाने की, कौन कौन सी तकनीक हम यूज कर सकते हैं प्रदेश में, उसके लिए आपका नरहोन्ना और उसके साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण जो संस्थान है, वो दोनों मिलकर ये काम करेंगे। तो आप जब विभागों की बात आएगी ना, तो भी आराम से करिएगा कि ये दायित्व तो हम किसको दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, हम प्रशिक्षण देंगे जो ऑफिसर हैं, क्योंकि ऑफिसर को भी पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन सी ऐसी तकनीक है, नई तकनीक, जो हम अभी लागू कर सकते हैं प्रदेश में सुशासन, अच्छा शासन लाने के लिए, ठीक है। फिर आपके समस्त जो विभाग हैं, जिला कलेक्टर हैं, प्रभावी उपयोग के लिए डैशबोर्ड विकसित करना, ये सारी चीजें, ये मतलब ऐसी है कि आपको पता होती है कि ठीक है डैशबोर्ड विकसित हो जाएगा तो वो सारी चीजें अपडेट रखेंगे।
फिर आता है शिक्षा, टेलीमेडिसिन सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना। अब देखिए, गवर्नमेंट का ही काम है कि वो शिक्षाएं, बहुत जो ऐसे इलाके हैं जहां पे शिक्षा नहीं पहुंच पा रही, जहां पे स्वास्थ्य जो योजनाएं हैं वो नहीं पहुंच पा रही, तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो मेडिसिन के लिए तो टेलीमेडिसिन यूज कर सकता है, जो भी बहुत मतलब दूर है आपके गांव या अंचल, है ना। शिक्षा के लिए भी वो आपके स्कूल छोटे छोटे खुलवा सकता है वहां पे। तो शिक्षा और आपका जो सेवाएं हैं किससे, स्वास्थ्य से रिलेटेड, उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, वो भी सुशासन के अंतर्गत ही आएगा। और ये शिक्षा से संबंधित समस्त विभाग और लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, तो शिक्षा वाला शिक्षा विभाग के अंतर्गत जाएगा। और आपका टेलीमेडिसिन, जो आपका नेटवर्क को, इंटरनेट को यूज करके जो हम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, वो हुआ टेलीमेडिसिन। तो वो डिपार्टमेंट होगा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। ठीक है, सीधी बात है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है इसलिए स्वास्थ्य विभाग होगा। फिर देखिए, शासन में नवीन प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करना। नवीन प्रौद्योगिकी जैसे ड्रोन, मशीन लर्निंग, मैंने आपको अभी बताया ना कि ऑफिसर को, अधिकारियों को हम प्रशिक्षण देंगे। उसके अलावा हम नवीन प्रौद्योगिकी जितने भी है उसको यूज करने के लिए प्रोत्साहन भी देंगे, हम मोटिवेट भी करेंगे कि भाई आप ड्रोन यूज करो, आप ड्रोन बताओ कैसे यूज करना है, फिर वही यूज जाएगा कि किसान, अलग अलग गांव में किसान यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो मशीन लर्निंग हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, क्लाउडेड चेन हो गया, इनका क्या करना, आपका बढ़ावा देना, यूज केसेस विकसित करना। अब देखिए, अगर सुशासन ही, मतलब आपका जो प्रशासन है वही ये काम कर सकता है, प्रशासन प्रमोट करेगा तो फिर लोग भी करेंगे, और लोग करेंगे तो ये पूरा का पूरा शासन कहलाएगा आपका सुशासन, है ना, अच्छा शासन। फिर शासन में बेहतर पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी कैसे आ सकती है, जब हम डिजिटलीकरण कर दें। डिजिटलाइजेशन, हर एक चीज हमारी ऑनलाइन अवेलेबल है, तो ऑनलाइन अवेलेबल है तो हम करप्शन कर नहीं सकते, है ना। तो ये हो गया आपका पारदर्शिता लाना, ट्रांसपेरेंसी लाना, हर एक चीज आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो। नॉलेज मैनेजमेंट, हितग्राहियों की सूची बनाना, कौन कौन से, मतलब जैसे हर एक योजना में आप देखेंगे हितग्राही जो होते हैं, तो कभी कभी आपका करप्शन में चला जाता है कि हम किसी और को पैसा दिलवा देते हैं, लेकिन ऑनलाइन में क्या होगा, हितग्राहियों की सूची बनी होगी, ये चीजें होंगी, तभी आप उस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन सारी चीजें फिल करनी होगी कि भाई आधार कार्ड है आपके पास, राशन कार्ड है, ये है वो है, जो आप सारी चीजें फिल करोगे तब आप उस योजना का लाभ उठा सकते हो। तो इससे क्या होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी। ठीक है, सुशासन हेतु बेहतर पारदर्शिता, ये आपका सामान्य प्रशासन विभाग। फिर डेटा की परिशुद्धता और पारदर्शिता हेतु शासकीय रिकॉर्डों का डिजिटलाइजेशन, डिजिटलीकरण, जितने भी रिकॉर्ड हैं पहले आपके, अभी आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड हमारे किस में हो गए हैं, कंप्यूटर में हमने सेव कर लिए हैं। ठीक है, इसीलिए हमने कर्मचारियों को क्या किया था, IT दक्षता भी प्रदान की थी, प्रशिक्षण भी दिया था। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। फिर जवाबदेह और जिम्मेदारी, प्रशासन के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ऑनलाइन मॉनिटरिंग, थर्ड पार्टी मूल्यांकन। अब यहाँ पे जब आप जवाबदेही और जिम्मेदार की बात करेंगे, अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे, तो भाई आपकी अकाउंटेबिलिटी कौन सेट करेगा। जैसे अकाउंटेबिलिटी एक सेट तो आपके बॉस करेंगे कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा कौन करेगा, तो यहाँ पे हमने बताया है ऑनलाइन मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि आपका काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। ऊपर से आप थर्ड पार्टी से मूल्यांकन करवाइए। आप बोलते हैं ना कि जैसे जो भी काम चल रहा है, मान लीजिए कोई टेंडर ही है, तो कोई तीसरी पार्टी वाला आके चेक करे कि आपका जो काम चल रहा है वो अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसे गवर्नमेंट की कोई योजना है तो थर्ड पार्टी आके देखे, चाहे वो कोई NGO हो या कोई प्राइवेट सेक्टर वाला हो, वो चेक करे कि आपकी योजनाएं जो है अच्छे से इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, कहीं प्रशासन में कुछ घपला तो नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी मूल्यांकन, आपकी तीसरी पार्टी मूल्यांकन करे। ठीक है, इवैल्यूएशन करे तीसरी पार्टी। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मतलब जैसे हर एक जो है आपके इंडिकेटर, शिक्षा में कैसा परफॉर्म किया, आपके स्वास्थ्य में कैसा परफॉर्म किया, हर एक चीजें क्या हो वो देखे। अब आप देख रहे हैं कि हर एक चीज पे हम जब इतना डिटेल में फोकस करेंगे कि आपकी जो योजनाएं हैं उसको कैसे हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना है, उसके बाद ऑनलाइन चीजें नहीं है तो आप ऑनलाइन लाइए, जहां पे नेटवर्क नहीं है वहां पे आप नेटवर्क लाइए। उसके अलावा आप अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को प्रशिक्षण दीजिए। उसके अलावा उसके बाद भी जवाबदेही तय करने के लिए आप मॉनिटर करिए कि आपका जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं। थर्ड पार्टी से मूल्यांकन करवाइए। उसके अलावा आपके जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है उनको चेक करिए कि सब सही चल रहा है कि नहीं। अगर आप हर एक चीज ये अच्छे से कर लें
तो सोचे कितना अच्छा हो, मतलब हर एक योजना कितने अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाए और लोगों को कितना लाभ हो उन सारी चीजों का। फिर प्रशासन में जवाबदेही को बढ़ाना है। उसके अलावा इनपुट और आउटपुट संकेतकों की पहचान। अब देखिए ये सारी चीजें फिर आपकी एक्स्ट्रा होती है, मेन मैंने आपको बातें बता दी कि आपको क्या करना है। थर्ड पार्टी से आप क्या कर सकते हैं, आप फीडबैक उनसे ले सकते हैं कि काम सही चल रहा है कि नहीं, कहीं कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बता सकते हैं कि नहीं भाई यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है ना। फिर हो गया आपका जन भागीदारी को बढ़ावा देना। जन भागीदारी को मैंने भी आपको बताया था कि आप जब कोई भी काम हो रहा हो, मान लीजिए कि हमारे यहाँ कोई भी बड़ा सा डैम बनना है, तो सारे लोगों को हमने क्या किया, इकट्ठा किया और पूछा कि आप बताइए क्या क्या कंसर्न हो सकते हैं, क्या हमें प्रॉब्लम आ सकती है। लोगों से पूछना, उनको उनका मतलब फीडबैक लेना कि हाँ ये चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर पूरा बनने के साथ साथ लोग आके चेक करें कि सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, गवर्नमेंट ने जो बोला था वो सही मतलब हुआ ऐसा कि नहीं हुआ। तो आपकी जन भागीदारी हर एक चीज के लिए बहुत जरूरी है, हर एक योजना के लिए बहुत जरूरी है। तो जन भागीदारी कैसे हो सकती है, एक तो हो सकती है एनजीओ के थ्रू, कि कोई एनजीओ चेक करे सारी चीजें, है ना, तो एनजीओ के थ्रू हो सकती है। उसके अलावा सोशल ऑडिट हो सकता है। सोशल ऑडिट, आप जैसे मनरेगा वगैरह था तो उसमें लिखा हुआ था सोशल ऑडिट के बारे में कि जो आपकी योजना है मनरेगा योजना, उसमें सोशल ऑडिट की बात कही गई थी। सोशल ऑडिट मतलब जो भी चल रहा है उसमें लोग आके चेक करे, कोई तीसरा आके चेक करे कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। जितने पैसे बोले गए हैं कि भैया हमने 10,000 उसको बांटे हैं तो सही में बांटे हैं कि नहीं बांटे हैं। तो ये सारी चीजें जो है जन भागीदारी को बढ़ावा देना, जिससे आपका ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बढ़े, करप्शन कम हो। जैसे ही सोशल ऑडिट वगैरह होगा, जन भागीदारी बढ़ेगी, आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, आपका करप्शन कम होगा। और ये सारे पॉइंट आपको कितने इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी, है ना। और यहाँ पे भी याद रखिएगा कि ये सारे आपके स्टेटमेंट वाइज प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। फिर बात आती है आम नागरिकों की समझ एवं उपयोग हेतु नियमों एवं कानूनों का सरलीकरण। अब बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो लोगों को समझ ही नहीं आ रहे, मतलब वो गवर्नमेंट के पास ये है कि भैया मतलब देखते हैं कि ये समझ में तो आ नहीं रहा, तो बस ऐसे ही देख लिया या हटा दिया। फिर गवर्नमेंट ने जब चालान लगाया कि भाई आपने तो ये देखा ही नहीं था, तब उन्हें पता चला कि ऐसा कोई कानून भी है। तो ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो लोगों को समझ नहीं आते, उन्हें पता ही नहीं होता है। तो उन सारे कानूनों को क्या करना, आसान बनाना, सरलीकरण करना, ठीक है, इजी बनाना। तो ये एक पॉइंट होगा। अब देखिए आसान बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम सुशासन ही तो ला रहे हैं ना, हम अच्छा काम ही तो कर रहे हैं। तो ये हो गया कानूनों का हमें क्या करना है, सरलीकरण करना है। फिर नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग, अपनी पात्रता जाने, नो योर एंटाइटलमेंट, लैंड टाइटल, लाइसेंस, परमिट, फेसलेस संपर्क, इन सारी चीजों को बढ़ावा देना, ठीक है। तो जितने भी चीजें हैं ऑनलाइन अवेलेबल हो। उसके अलावा ईज ऑफ लिविंग, उनके मतलब जो लाइफ है, उनकी जो लिविंग है, उनको आसान करने के लिए गवर्नमेंट जो भी कर सकती है वो सारे प्रयास करेगी। और ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी, आपके सुशासन के अंतर्गत, ठीक है। फिर व्यापक कैडर समीक्षा। अच्छा लास्ट में एक चीज और इसमें बड़ी अच्छी दी हुई है कि आप क्या करेंगे, सिर्फ हम गवर्नमेंट जो है नागरिकों पर बस नहीं ध्यान देगी, वो अपने जो आपके कर्मचारी हैं उस पर भी ध्यान देगी, क्योंकि कर्मचारी भी आपके क्या है, अल्टीमेटली नागरिक ही है ना। तो उन पे भी ध्यान देगी। उन पे कैसे ध्यान देगी कि यहाँ पे सभी कर्मचारियों को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में मैप किया जाएगा, ठीक है। मानव संसाधन अध्ययन जो है उनका किया जाएगा, आवश्यकता और सक्षमता का आकलन किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों का बेहतर उपयोग हो सके। कौन सा कर्मचारी किस चीज में अच्छा है ना, उसकी क्षमता कितनी है, ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो ऐसा है कि हर एक छोटी छोटी चीज पे बात की गई है आपके सुशासन में। लोगों पे कैसे बात करेंगे, अधिकारियों पे क्या करना है, कर्मचारियों के लिए क्या क्या पॉइंट है। उसके अलावा पदोन्नति हेतु कौशल क्षमता, अगर मतलब आपके जो कर्मचारी हैं उनकी पदोन्नति के लिए हम कौशल भी देंगे उनको, तो यहाँ पे कौशल क्षमता की भी बात की गई है। आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली, मतलब अंदर ही डिपार्टमेंट में ही एक आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली होगी। मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाके कंप्लेंट कहाँ करोगे, उसके लिए भी सारी चीजें तय की गई है। तो आपके जो नागरिक हैं उन पे भी ध्यान दिया गया, जो कर्मचारी हैं उन पे भी ध्यान दिया गया, जो अधिकारी हैं उन पे भी ध्यान दिया गया। तो सोच रहे हैं आप, सुशासन सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट नहीं है। सिर्फ हम इसकी बात नहीं करते कि हमें सेवाएं कैसे अच्छे तरीके से पहुंचाना है, सेवाएं कैसे अच्छे तरीके से पहुंचाना है, साथ ही साथ सेवाओं के जो आपका ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, जो करप्शन है, उन सारी चीजों को कम करना है।
उसके अलावा जो आपके कर्मचारी हैं उन पे भी ध्यान देना है, उनके कौशल पे ध्यान देना है, उनकी शिकायत पे ध्यान देना है, कंप्लेन वगैरह है तो आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली, इंटरनल ही एक कंप्लेनिंग हमें प्रणाली सिस्टम बना के रखना है, ठीक है। फिर ये आपका सेवानिवृत्ति पर देय स्वत्व का एक मुश्त भुगतान, एक साथ उनको सारा पैसा मिल जाए, तो ये सारी चीजें आपकी किस में आती हैं, ये सारी आती हैं आपके सुशासन में। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। आज हमने जो सुशासन में ओवरऑल पढ़ा, सुशासन में आपको मैंने बार बार बताया है कि हमने क्या पढ़ा है। हमने जवाबदेही हमें कैसे तय करनी है, हमें कैसे अच्छा काम करना है, हमें सर्विस कैसे अच्छी प्रोवाइड करनी है, हमें कैसे क्या करना है, भागीदारी, जन भागीदारी करनी है। तो शुरू में जो मैंने आपको 5-6 पॉइंट बताए थे वही चीजें डिटेल में आपने पढ़ लिया कि गवर्नमेंट कैसे प्लान कर रही है, 3 सालों का उसने कैसे रोड मैप बनाया है, कैसे तैयार किया है कि वो क्या क्या करेगी, कौन से डिपार्टमेंट करेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपको समझना है काम क्या है, उस हिसाब से आप डिपार्टमेंट भी चूज कर लेंगे आराम से।